बेकी नदी के बारे में नहीं सुना है? कहां से निकलती है बेकी नदी? उद्गम कहां से होता है इसका? उद्गम इसका भूटान से होता है, ठीक ना? भूटान से होता है, और भूटान में ही जो आपका नाम का कंफ्यूजन है, इसको कुरिस्यू नदी के नाम से जाना जाता है भूटान में, ठीक? तो उद्गम इसका नेपाल से नहीं होता, भूटान से होता है। इस नदी का दूसरा नाम कुरिसु है, सही है। भूटान में इसको इसी नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के, ये भी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क से होकर के नहीं गुजरती है, मानस से गुजरती है, ठीक ना? तो इस किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आप लोगों को? किसमें? बोलिए फटाक से। कौन सा क्वेश्चन नंबर? तटीय राष्ट्र प्रादेशिक समुद्र के बाहर संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। आंसर इसका क्या बोला था? पहला तो गलत है, 92 में था। तीसरा सही है, प्रादेशिक जल के भीतर एक देश समुद्र के ऊपर हवाई क्षेत्र। इसका आंसर सही कर लीजिएगा आप लोग, 4 का 2 और 3 सही होगा, मतलब केवल 2। इसका आंसर बी होगा। 4 का ए बोला था ना, 4 का बी होगा। इसका 2 और 3 सही है। तटीय राष्ट्र प्रादेशिक समुद्र के बाहर संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आप लोग हेलो और हाय लिखने के बजाय ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो कमेंट में लिखें। बताइए और कौन सा? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी? बताइए, खुलकर बोलिए। एक आयात कर है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, पहला है, ठीक? ये तो सही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार द्वारा आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, निर्यात पर नहीं लगाया जाता, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक ना? डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के पास काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने की अनुमति प्राप्त है, ये सही है, ठीक ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब इसका जो ऑप्शन 2 है, ये निर्यात की वजह से गलत हो जाएगा। वैसे पता है क्या है ये? पढ़ा था? क्या होता है? वो तो लिखा ही है। हाँ, जैसे एक को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और एक दूसरा होता है एडीडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इन दोनों के बारे में कभी भी ये नाम सुनने के लिए आए, ठीक ना? तो ये क्या है? सीमा शुल्क का एक प्रकार है जो बॉर्डर पर लगाया जाएगा। और किस पर लगाया जाएगा? निर्यात पर कभी नहीं रहेगा, ये हमेशा अन्य देशों से होने वाले आयात पर रहेगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी का पहले देखिए, भारत और चीन, इन 2 देशों का एग्जांपल लेकर के सोचिए कि भारत की कंपनियां भी मोबाइल बनाती हैं और चीन की कंपनियां भी बनाती है। अगर चीन की कंपनी इस मोड में आ जाए कोई, या चीनी सरकार ही पूरे मोड में आ जाए कि पहले भारत के मोबाइल के बाजार पे हम लोग अपना एक अधिकार स्थापित करते हैं। कैसे करेंगे? भारत में जितने उत्पादक है मोबाइल फोन बनाने वाले, सबको मार्केट से उठा करके बाहर फेंक दो, है ना? तो वो क्या करेंगे? जानबूझ करके अपने यहां से सस्ते दर पे आपके यहां भेजेंगे अपने मोबाइल को, और कैसा? चाहे उनको कितना भी नुकसान हो रहा हो, उसको उठाते हुए कि अभी हम नुकसान उठाते हैं, और भारत में जाकर के अपना मोबाइल इतने सस्ते में बेचते हैं कि भारतीय कंपनी इनके सामने टिक ही ना पाए। नहीं टिक पाएंगी, सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, हमारा मोनोपोली स्थापित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे भविष्य में जिस तरीके से होगा, व्यापार करके लाभ उठाएंगे, ठीक? तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए ये क्या है? व्यापार की जो ये प्रक्रिया है, ये अच्छी है या बुरी है? प्रतिस्पर्धा नकारात्मक है या सकारात्मक है? नकारात्मक है। आप किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, जैसे कैसे ये करेंगे कि चीन की एक कंपनी है, वो मोबाइल बनाती है, ठीक ना? उसने क्या किया? भारतीय मार्केट से किसी कंपनी को डंप करना है मोबाइल फोन को, वो क्या करेगा? अपने यहां उसका फोन बना, मान लीजिए 100 रुपए में, चीन में उसने बनाया 100 रुपया में, और भारत में एक
मोबाइल मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो भी बनाती है 100 रुपए में, ठीक। अब चीनी कंपनी क्या करेगी, जानबूझ करके अपने सामान का दाम 100 कितना करेगी, 100 करेगी 30 रुपया, कि हमारा मोबाइल बनाने का खर्चा 30 रुपया में ही आया, अब मैं इसको 30 रुपए में भारत में निर्यात कर देती हूं। तो वही कंपनी, मतलब उस कंपनी का सामान मोबाइल 30 रुपए मिल रहा है और भारत का 100 रुपए मिल रहा है, आप कौन सा मोबाइल खरीदेंगे? सामान्य तौर पे उपभोक्ता सस्ते चीजों की तरफ जाता है, अगर फीचर सेम है तो आप चाइनीज मोबाइल खरीदने लेंगे और भारतीय मोबाइल निर्माता जो क्या है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा होने देना सही नहीं है, क्योंकि दोनों का उत्पादन साफ साफ 100 रुपया दिख रहा है। आप मेला फाइंड इंटेंशन है आपका, दुर्भावनापूर्ण आप व्यापार कर रहे हैं कि पहले हम भारतीय कंपनी को बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए क्या करती है भारत सरकार, समझ जाती है कि अच्छा ऐसा कोई तकनीक है ही नहीं कि तुम 30 रुपए में बना लो। 90 रुपए 95 रुपए बोलते तो भी समझ में आता, बोल लो कि 30 रुपए बना लिया, तो नहीं, हम मान करके चलते हैं कि तुम्हारे यहां मोबाइल बनाने का खर्चा भी 100 रुपए ही है, तो 70 रुपया जो छुपा है ना वो हमारी सीमा पर आओगे तो तुम्हारे सामान में जोड़ देंगे। अब हो गया बराबर कि हमारे देश में जब तुम्हारा सामान पहुंचा, तुम्हारा मोबाइल भी 100 रुपए का, हमारे देश का मोबाइल भी 100 रुपए का। अब तुम लोग सेलिंग में प्रतिस्पर्धा करो। तो इसके लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है वो क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। दूसरा क्या हो सकता है कि चीनी सरकार इस मोड में आ जाए कि हम भारतीय बाजार को बर्बाद करते हैं या भारतीय बाजार पर कब्जा करते हैं। तो कोई कंपनी है, वो वही कंपनी मान लीजिए कि 100 रुपए मोबाइल बनाती है और 100 रुपए में मोबाइल बना करके भारत में भेज रही है, लेकिन चीन की सरकार क्या बोल रही है कि बोर्ड का कलर चेंज कर लिया करो, क्या बोलते हैं, चीन की मतलब वही मोबाइल निर्माता जो कंपनी है 100 रुपए में बेच रही है, मतलब बना रही है, ठीक, बनाया और भारत में भेजा। तभी चीनी सरकार आई और बोली कि कितना तुम्हारा बनाने का खर्चा है, तो 100 रुपया। पूछेगा कि भारत का भी तो खर्चा 100 रुपए ही होगा ना, भारत में जो कंपनी मोबाइल बना रही है उसका खर्चा भी तो 100 रुपए ही होगा। तो फायदा क्या है इसका, तुम उसको 30 रुपए में भेजो। वो बोलेगा हम कैसे भेजें, कि हमारा जब उत्पादन का खर्चा ही 100 रुपया है, चीनी उत्पादक है वो बोल रहा है कि हमारा उत्पादन खर्चा है 100 रुपया और चीन सरकार बोली कि तुम इसको 30 रुपए में भारत के बाजार में भेजो। वो बोलेगा हम कैसे भेजें, पूछेगा ना, वो सरकार क्या बोलेगी, हम तुमको सब्सिडी दे देते हैं, 70 रुपए का बोझ हम उठा लेते हैं, ठीक ना। तो फिर उसको क्या दिक्कत है, व्यापारी को तो अपना 70 रुपया मिल गया, वो 30 रुपए में भारत में भेज देगा और बोलेगा कि देखिए हमारा बनाने का खर्चा 30 रुपये ही है। लेकिन भारत सरकार क्या करेगी, सीमा पर फिर से उसका सामान को पकड़ लेगी कि उल्लू बना रहे हो, सामान बनाने का खर्चा तुम्हारा भी 100 रुपया ही, तुम्हारी सरकार ने इतना छुपा हुआ सब्सिडी दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे 70 रुपया तुम्हारे ऊपर टैक्स डाल देंगे, उसको बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। पर्दा उठा दिया तुम्हारी चोरी से, फिर क्या हो जाएगा, 100 रुपया का मोबाइल हो गया, अब आकर के अपना बेचो। ये है, समझ में आया क्या होता है एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग। और कौन सा क्वेश्चन है, कितना, 8। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये इस हफ्ते का जो न्यूज है ना उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है कि इस हफ्ते कोई नहीं किया है, मई के शुरुआत में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता ना उनके पास। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस होता है, नहीं होता है, बैंकिंग का लाइसेंस इनके पास नहीं होता है, ठीक ना। ये इनका नियंत्रण वित्त मंत्रालय करती है, नहीं, इनका नियंत्रण और विनियमन कौन करती है, आरबीआई करती है। और ये चेक भी जारी नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, ठीक ना, तो नाम ही लिखा है नॉन बैंकिंग, तो बैंकिंग का लाइसेंस इनको नहीं मिलेगा। 1956 का जो कंपनी एक्ट है उसके तहत ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कंफ्यूजन है, 14 का ऑनलाइन जो बच्चे हैं, क्या नाम है आपका, 3614 जो भी हो, उसका आंसर 14 का ए होगा, ठीक ना। मियावाकी क्या है, जैव विविधता संरक्षण और कार्बन पृथक्कीकरण से संबंधित है, वनों की कटाई और जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, हरित आवरण कमी और प्रदूषण से संबंधित नहीं है, मृदा पर्दन और जलवायु परिवर्तन में तेजी से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा। मियावाकी क्या है पद्धति, इंपॉर्टेंट है, मैगजीन में आप लोग का दिया हुआ है, जाकर के पढ़ लीजिए। एक सिंपल सा मेथड होता है कि जैसे आप गार्डनिंग करते हैं, मान लीजिए कि आपको गार्डनिंग का शौक है, तो नर्सरी जाएंगे तो बहुत सारे विदेशी पौधे मिलते हैं, डिजाइनर,
मैक्सिको का फाइकस मिल जाएगा, इस टाइप की चीजें आप सजावट के लिए उसको लेकर के आते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो आपके क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है। सही तरीका क्या होना चाहिए कि अगर आप हरियाली फैलाना चाहते हैं, कार्बन उत्सर्जन तो होना ही है, जैसे जैसे विकास होगा कार्बन का उत्सर्जन तो होना ही है। कार्बन को सोखने के लिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या सही तरीका होना चाहिए कि जहां जो स्थान है वहां का स्थानीय वृक्ष लगाइए खूब सारा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नीम का पेड़ जो है इस एरिया का स्थानीय पौधा है, जहां कहीं भी फेंक दीजिएगा आसानी से उग जाएगा। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, नीम का पौधा लगाओ। तो यही है मियावाकी पद्धति कि खूब सारा वृक्षारोपण करें, और इसका दो उद्देश्य है कि एक तो इससे ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं, हरियाली आएगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को ये कम करेगा, और साथ ही कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा। जितने पेड़ पौधे होंगे उतने कार्बन का वो अवशोषण करेंगे। ठीक है, बताइए और कौन सा बोल रहे थे आप? थर्टीन, चक्रवात आपदा प्रबंधन को मजबूत करके आपदा से बेहतर तरीके से निपटारा जा सकता है। तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाना, ठीक है। क्या क्या? क्या मजबूत होगा? तो खोल जोर से। संचार बाधाओं को मजबूत करना है, संचार साधनों को मजबूत करना थोड़ी ना है, ठीक ना। छोटी मोटी चीजें हैं, ये ट्रिक है, वहीं आप लोग फंसेंगे। सर डोगेन रिपीट मोबाइल फोन टॉपिक। मोबाइल फोन का कोई टॉपिक नहीं था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी है, बाद में उस पर बात कर लेंगे हम लोग। चलिए आज ये मेंस का क्वेश्चन पे लिखा आप लोगों ने, दिखाइए। मैगजीन पढ़े थे अच्छे से? दूसरा तो आपका ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन जानबूझ करके वो टेढ़ा कर दिया तो फंस गए हैं कि सब्सिडी समस्याओं का समाधान होने के साथ साथ अपने आप में एक समस्या है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं लिखा है, क्यों? लेट आए थे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपकी जो कमी है, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अंकित जी, ये विशेष रूप से आप ही लोगों के लिए लाया गया है कि टॉपिक है, टॉपिक से संबंधित ही क्वेश्चन था, और कहां कहां आप लोग गलती करेंगे, सिर्फ इसलिए यह समझाने के लिए कि ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो भी समझ लें कि टॉपिक है, इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा जाए कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर बन जाए, ताकि आगे से आप लोग जो भी टॉपिक पढ़े उसी फॉर्मेट में पढ़े। कि पूछा गया पहले चक्रवात क्या है, साफ साफ लिखा गया है, विपर्जय चक्रवात के संबंध में बात की गई है, और यहां पर साफ साफ दिया गया है चक्रवात क्या है ना। चक्रवात एक कम वायुदाब का क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ से हवाएं उसको तेजी से भरने के लिए आती हैं, और वो फिर चक्राकार रूप में घूमने लगती हैं। तो यहां पर दिया गया है आंसर का, यही हिस्सा आप लोग को मैगजीन के यहां से लिखना था। चक्रवात के दुष्परिणामों को कम करने के लिए उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करें। अब जो टॉपिक है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? क्या लिखा है? मैगजीन लाए हैं पिछले हफ्ते का? तो खोल लीजिए उसको। आरबीआई ही चेक जाती करते हैं सर। अच्छा, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं ना, वो जल्दबाजी में टाइप ना करें, आराम से सही टाइप करें, ताकि स्पेलिंग सही हो और जो आप लोग कहना चाह रहे हैं मैं समझ पाऊं। एक्चुअली आप लोग क्या टाइप कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। खोल लिया मैगजीन आप लोगों ने? अब क्या है कि अभी यूपीएससी का जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ज्योग्राफी का हिस्सा है चक्रवात, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी चला जाता है। और जिस तरीके से चक्रवात पर पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया कि चक्रवात को रंग के आधार पर किस तरीके से, किस रंग का क्या मतलब होता है, जो आईएमडी जारी करता है, मतलब क्या, अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिया। चक्रवात क्या है, चक्रवात की कार्यप्रणाली बताइए,
ये पूछता तो ज्योग्राफी का हिस्सा होता। उसी को ध्यान में रख करके पूरी तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो करंट से जोड़ करके एक होलिस्टिक कवरेज किया गया है साइक्लोन टॉपिक का। जिस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है कि चक्रवात क्या है बता दिया, चक्रवात के विरुद्ध सामान्य शमन एवं तैयारी, मतलब क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए। एकदम विपर्जय चक्रवात आया है और मेरा अनुमान है कि इस बार ये सवाल पूछा जा सकता है इसी फॉर्मेट में कि इसके दुष्परिणाम को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए सुझाव दें और इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। ठीक, तो जितने सवाल मन में उठेंगे वो सारे के सारे इस टॉपिक में आप लोग के हैं। ठीक ना, कि क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए। वही है पहला, भूमि उपयोग का विनियमन। ठीक ना, दुष्परिणाम को कैसे कम किया जाएगा, तो जो आपके पास भूमि पड़ी हुई है उस पर इस तरीके से उसका विनियमन कीजिए कि वो चक्रवात के प्रभाव का, उसके दुष्परिणाम को कम से कम करे। कैसे करेंगे, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, जिस दिशा से चक्रवात आना है, जैसे अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी, यही दो हमारे यहाँ चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जो बंगाल की खाड़ी वाला ज्यादा परेशान करता है। तो कोस्ट पे जहां से चक्रवात की सामान्य तौर पे एंट्री होती है या लैंडफॉल या जो प्रभावित क्षेत्र है, आप वहां पर तट पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ना बनाएं, मतलब भूमि का विनियमन करें। ऐसा करें कि जो संभावित प्रभावित एरिया हो सकता है उसको आप चारागाह बना दे, उसको आप गार्डन बना दे कि वहां से चक्रवात गुजरे भी तो क्या हो, जान माल का नुकसान ना हो। ये हो सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे, बिल्डर्स क्या करते हैं कि सी फेसिंग फ्लैट बना रहे हैं और समुद्र के किनारे बना देंगे, आता है तो फिर नुकसान होता है। ठीक, दूसरा क्या, खतरों का मानचित्रण करना। ये आप तभी कर पाएंगे भूमि उपयोग का विनियमन कि कहां कहां मुझे किस तरीके से प्लानिंग करनी है, जब आपके पास एक ओवरऑल मैपिंग हो कि चक्रवात से प्रभावित जो क्षेत्र है उनका मानचित्रण हमारा हो जाए, तो उन क्षेत्रों में हम लोग बोलेंगे कि भाई भूमि का सही से अब विनियमन कीजिए। ठीक, इसके बाद से क्या है, चक्रवात आश्रय स्थल। अब कुछ हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ओडिशा हो गया, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, ये सब हमेशा क्या है, चक्रवात यहां पर आते ही रहते हैं ना। तो वहां पर चक्रवात आश्रय स्थल बना दें कि ठीक है, वहां से अगर कुछ लोग प्रभावित होते हैं चक्रवात के कारण, तो कुछ जैसे कि हर आपदा के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है इंजीनियर्स के अनुसार, कि अगर आग से बचना हो, कि अगर किसी क्षेत्र में पूरा का पूरा आग लग गया तो वहां पर आप क्या बनाएंगे कि लोग वहां जाकर वहां पर छुप सके, अपनी जान बचा सके, तो अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर आप भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आपको आश्रय स्थल कुछ अलग प्रकार का बनाना पड़ेगा। अगर चक्रवात से बचना है तो अलग टाइप का कुछ आपको आश्रय स्थल बनाना पड़ेगा। तो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है, सामान्य तौर पर कैसा बनाना चाहिए आश्रय स्थल। अगर आप इस चीज को ध्यान में रख करके बना रहे हैं कि मुझे हवा से बचना है, खूब ऊंचा बनाना चाहिए, नीचे बनाया जाना चाहिए। ठीक ना, जमीन के अंदर बनाइए और जमीन से कम ऊंचाई पे बनाइए ताकि हवा उसका बहुत ज्यादा नुकसान ना कर पाए। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों को हम लोग अपनाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात के दुष्परिणाम को कम कर सकते हैं। कि आपने भूमि का सही से इस्तेमाल किया है, मानचित्रण हो चुका है, और जहां जहां मानचित्रण हुआ है वहां वहां पर क्या किया आपने, आश्रय स्थल चक्रवात से बचने के लिए आपने बना रखा है, तो इससे नुकसान हमारा कम से कम हो सकता है। इसके अलावा सब कुछ आप लोगों को दिया गया है कि इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, वही बात कर रहा था, मैंग्रोव लगाइए। मैंग्रोव लगाने से क्या फायदा होता है, अच्छा ज्योग्राफी थोड़ा बहुत क्लाइमेटोलॉजी हुआ आप लोगों का, नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, चक्रवात जमीन पर पैदा हो सकता है क्या, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जमीन पर पैदा हो सकता है। चक्रवात की उत्पत्ति कभी भी समुद्र के ऊपर ही होगी। ठीक ना, वो जैसे आता है जमीन पे, बोलते हैं चक्रवात का लैंडफॉल हो गया, और जैसे वो जमीन पर टकराता है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चक्रवात को जिंदा रहने के लिए नमी युक्त हवाएं चाहिए जो उसको सागर की सतह से मिलती है। ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमेशा समुद्र से ही चक्रवात आपके ओर आएगा, चाहे बंगाल की खाड़ी से आए, चाहे अरब सागर से आए। अब आपने मानचित्रण कर लिया तो क्या करना चाहिए, आपको मैंग्रोव लगा देना चाहिए। मैंग्रोव लगाएंगे तो बाढ़ से भी सुरक्षा करेगा, चक्रवात से भी करेगा। कैसे करता है, यहां से हवा आ रही है, रास्ते में बहुत सारा मैंग्रोव का पेड़ है, और मैंग्रोव के पेड़ की खासियत क्या होती है, उसकी जड़ें बहुत फैली होती हैं, वो हवा को रोकेगी, डिस्पर्स कर देगी, उसका प्रभाव कम होगा। ठीक ना, तो ये सब उपाय हम लोग को करने चाहिए। इसके बाद से आपसे कुछ सुझाव मांगा जा सकता है। ठीक, तो सुझाव में आप यही सब दे सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज पूछा जा सकता है इसके लिए कि अभी तक सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, ये हो गया आपका टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो ये आपको जानकारी रखनी चाहिए कि भाई सरकार हमारी क्या क्या कर रही है। तो जैसे कि एक है
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो ये सब अगर आंसर में शामिल करते हैं तो आंसर आपका बहुत अच्छा हो जाता है कि सरकार इस संबंध में ये सब, और नाम लिख करके लिखेंगे तो होता है कि हाँ बच्चे ने ढंग से पढ़ाई की है, ठीक ना। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में है, इसकी भी चर्चा आप कर सकते हैं कि सरकार अपने स्तर से ये प्रयास कर रही है। उससे संबंधित चुनौतियां क्या क्या, जैसे प्रयास है सरकार का एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, तटीय विनियमन क्षेत्र, ये सब सरकार कर रही है। चक्रवातों की रंग कोडिंग, ठीक ना। और इससे संबंधित चुनौतियां क्या क्या है कि ये करें, आपने सुझाव बता दिया, सरकार के प्रयास देख लिए, लेकिन साइक्लोन से अभी भी इतना ज्यादा नुकसान क्यों हो जाता है, ठीक ना। इसके संबंध में कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कमजोर तटीय अवसंरचना, कि हम बात कर रहे हैं कि भाई कोस्टल एरिया को इस तरीके से डेवलप करो, लेकिन अभी हो नहीं पाया, अभी भी कोस्टल डेवलपमेंट हम लोग का कैसा है, वो कमजोर अवस्थिति में है। प्रभावी संचार नेटवर्क का अभाव है, अभी भी वही कम्युनिकेशन का हम लोग का बहुत एडवांस ऐसा नहीं है कि तूफान में भी वो बेचारा काम कर पाए और बातें हम लोग अपना पहुंचा सके। नेतृत्व के लिए सीमित समय मिलता है, हमारे यहाँ जो देखते ही हैं जिस तरीके से चक्रवात आता है, शिफ्टिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सब है। तो ये टॉपिक दिखाने का क्या मतलब है, स्पेशली मैं लेकर के आया हूं कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो लिखा गया है, एक आर्टिकल लिखा गया है चक्रवात पे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कर लेंगे और ज्योग्राफी में जब क्लाइमेटोलॉजी सर आप लोग को पढ़ाएंगे, वहां से जब इसको मर्ज कर देंगे तो चक्रवात टॉपिक आपका हर तरीके से पूरा हो जाएगा। चाहे पीटी में क्वेश्चन पूछे, वो फंडामेंटल ज्योग्राफी से पूछेगा तो क्लाइमेटोलॉजी जो आप लोग का होगा तो हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों पर फोकस होगा कि क्या है, कैसे बचा जा सकता है, दुष्परिणाम को कैसे कम किया जा सकता है, सरकार क्या कोशिश कर रही है और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो आपका क्या होगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे पीसीएस हो या आईएएस हो, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप आसानी से जवाब दे देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सब्सिडी अपने साथ वेडनेसडे को मैगजीन मिला तो इकोनॉमी एंड साइंस टेक का टॉपिक नहीं कवर हुआ, बाकी सब अच्छे से पढ़े हैं, अच्छी बात है, अब पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सब्सिडी समस्याओं का समाधान होने के साथ स्वयं एक समस्या है। इस लाइन को समझ पा रहे आप लोग? सब्सिडी क्या होती है? हाँ, बस एक लाइन में जो आपने लिखा है, ठीक ना, सरकार द्वारा व्यक्तियों, संस्थाओं या किसी क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय मदद होती है, ठीक ना। वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो ये अच्छा लक्ष्यदार भाषा में है कि समस्याओं का समाधान होने के साथ साथ स्वयं एक समस्या है। इसका मतलब क्या, अगर आपसे पूछा जाए, अगर मुझे सिंपल इस क्वेश्चन को आप लोगों को सामने देना होता है तो मैं पूछता कि सब्सिडी का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताएं। बस यही इस क्वेश्चन का डिमांड है। सकारात्मक प्रभाव क्या है 4-5 बता दीजिए, नकारात्मक प्रभाव क्या है उसके 4-5 बता दीजिए। तो आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, इंट्रो में क्या लिखेंगे, सब्सिडी क्या है, ठीक ना। सरकार सब्सिडी क्यों देती है, लिखना नहीं है, पूछ रहा हूं, सरकार सब्सिडी क्यों देती है, सब्सिडी देने का उद्देश्य क्या होता है? और अच्छा, जैसे कि अगर एक लाइन में कहा जाए कि लोक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, तो सही होगा या गलत होगा? तो इस टाइप से शुरुआत करनी है, बड़े बड़े शब्दों से। इंट्रोडक्शन में बता दीजिए सब्सिडी क्या है, ठीक ना। फिर बताइए कि सब्सिडी समस्याओं का समाधान कैसे है, ठीक ना। मैगजीन में आपके है सारा का सारा ये पॉइंट दिया हुआ है। फिर बताइए कि अपने आप में कैसे एक समस्या बन जाती है, बनती है, या इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है इसके। और निष्कर्ष में क्या बताएंगे, सुझाव, क्या सुझाव देंगे, सब्सिडी समाप्त कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए?
एक लाइन विवेकीकरण किया जाना चाहिए। विवेकीकरण का मतलब क्या होता है? विवेकीकरण मतलब जो सब्सिडी अपने उद्देश्य से भटक चुकी है, जिसका लाभ जो लक्षित ग्रुप तैयार किया गया था कि इस वर्ग को लाभ देना है, उसको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, या उद्देश्य पूरा हो चुका है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं सब्सिडी देता जा रहा हूं लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा जो मैं चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए आपको? ऐसी सब्सिडी को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जिस सब्सिडी से जो अपना लक्ष्य पूरा कर रही है, जिसका प्रभाव अच्छा हो रहा है अर्थव्यवस्था पर, लोगों के सामान्य जीवन पर, मतलब सब्सिडी का जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है, तो आपको वहां क्या करनी चाहिए? वह सब्सिडी जारी रखिए। ठीक, तो ये होता है विवेकीकरण का मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन में देंगे सब्सिडी क्या है और समाधान इसका कैसे समस्याओं का समाधान है, कैसे है बताइए। जैसे कि समस्या पहले बताएंगे तो होगा समाधान क्या है, तो उद्देश्य से डिराइव्ड होगा कि हमारे अर्थव्यवस्था और समाज में बहुत से ऐसे क्षेत्र एवं वर्ग है जो अभी भी समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित है तो क्या है? उनके ग्रोथ की गति कम है, या अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो वो पिछड़े हुए हैं। जैसे कि कृषि क्या है? कृषि एक अर्थव्यवस्था का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ना, तो रिस्क है वहां पर बहुत ज्यादा, कोई काम करना नहीं चाहता है लेकिन करना मजबूरी है। अभी भी हमारे देश की 50% आबादी कहां है? कृषि पर ही निर्भर है, और कृषकों की आय उतनी ज्यादा नहीं है, और कृषि का उत्पादन अगर किसान हतोत्साहित होकर के बंद कर दे कि ना भाई लागत मेरा बहुत आ जाता है, आमदनी उतनी हो नहीं पाती है, तो मैं ना तो टमाटर उपजाऊंगा, ना गेहूं उपजाऊंगा, ना धान उपजाऊंगा, तो क्या होगा? देश भुखमरी का शिकार हो जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी, शहर के लोग भूख से मर जाएंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आप हतोत्साहित मत हो। हम सब कुछ आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर दे रहे हैं कि आपको बीज डालना है, पैसे नहीं है, बीज का रेट है बाजार में 100 रुपए किलो, आप 20 रुपए किलो लीजिए, 80 रुपए हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। फिर आप फसल लगाएंगे, कृषि उपकरण खरीदना है आपको, उसके लिए हम क्या करेंगे? वही है, 10 लाख का ट्रैक्टर हो सकता है, हम आपको 6 लाख रुपए में देते हैं, 4 लाख रुपए सरकार अपने जेब से दे रही है। आपको उर्वरक डालना है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, 10 रुपए अगर किलो फर्टिलाइजर है, 4 रुपए आप दीजिए, सरकार 6 रुपए सरकार दे रही है। क्यों? आप हतोत्साहित ना हो, उत्पादन करते रहे। ठीक ना? तो ये समस्या है, मतलब समस्या थी क्या कि किसान हतोत्साहित हो सकता है अगर उसका लागत ज्यादा बढ़ गया और उत्पादन कम हुआ, तो उसका समाधान के रूप में आया सब्सिडी। एग्जांपल के तौर पे कृषि सब्सिडी से हम लोग समझ लेते हैं कि सरकार चाहती थी कि किसानों का मनोबल बना रहे, उनका वो हतोत्साहित ना हो, यह समस्या थी। समाधान के रूप में सब्सिडी लेकर के आए, उर्वरक सब्सिडी लेकर के आए। अब किसान को सस्ते में मिल जा रहा है, तो समस्या के समाधान के रूप में सब्सिडी आई, उर्वरक सब्सिडी, कि चलो जरूरी है खेत में उर्वरक डालना, पैसा आपके पास कम है तो बाकी मैं सहायता कर देता हूं। अब किसान को मजा आ गया कि 10 रुपए किलो जो था वो 4 रुपए मेरे को मिल रहा है, 6 रुपए तो सरकार दे रही है। अब जहां 1 किलो यूरिया डालना है वहां पर वो 2 किलो यूरिया डाल रहा है, जहां 2 किलो डालना है वहां 4 किलो डाल दे रहा है कि शायद इससे हमारा उत्पादन बढ़ जाए। तत्काल तौर पर तो उत्पादन बढ़ भी जाता है, लेकिन अब सब्सिडी अपने आप में समस्या हो गई। क्यों? ज्यादा उर्वरक के इस्तेमाल से फसल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसको हम और आप कोई भी खाएगा तो क्या होगा? उसके हेल्थ पर उसका प्रभाव आएगा। वही मिट्टी आप उर्वरक डाले हैं तो कहां? खेत में ही है ना। जब बारिश होगी तो वही मिट्टी बह करके वहां से जब जाएगी, खेत से गुजरते हुए पानी नदियों में जाकर के मिलेगी, तो पानी साफ होगा या पॉल्यूटेड होगा, जहरीला होगा, तो उससे और समस्या उत्पन्न होती है। तो पर्यावरण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती जा रही है, और सरकार चाह रही थी कि यार 2 किलो यूरिया का जरूरत है, तुम 2 किलो ही डालो, तुम 4 किलो खरीद रहे हो, अब तो मेरे को 4 किलो का सब्सिडी, राजकोष पे दबाव बढ़ता जा रहा है। तो सब्सिडी ये कैसी हो गई? अच्छी या बुरी हो गई? अपने आप में समस्या हो गई। क्यों? अब इसको समाप्त करके दिखाओ तुम। कोई सरकार ये कदम नहीं उठाएगी, सामान्य तौर पर उठाने से हिचकेगी। क्यों? किसान अंततः एक वोट बैंक है और देश का सबसे बड़े वोट बैंक है। तो समस्या के समाधान के रूप में सब्सिडी आया, सब्सिडी अपने आप में एक समस्या बन गई, और ऐसी कि जिसको हटाना ही बड़ा मुश्किल है। तो किस तरीके से सब्सिडी समस्या के समाधान के रूप में और समस्या बन गई, समझ आया? इसी को जो आप लोग के मैगजीन में पॉइंट दिया है उसी पॉइंट के आधार पर लिखना है। तो हर बार की तरह इस बार आंसर में पूरे डिटेल में नहीं लिखूंगा, आप लोगों को क्या करना है, फिर से जाकर के
इस आंसर को मैगजीन के आधार पर लिखना है। फॉर्मेट क्लियर हो गया ना कि क्या है? कुछ और सवाल है आप लोगों का? या सब क्लियर है, साफ हो गया सब? कितना? फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या पीटी का बोल रहे हैं? आईसीडीएस, इसका ए सही होगा सिर्फ। पूरक पोषण जैसे आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा जो योजना है उसका पहला ही ऑप्शन सही है। पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और प्री स्कूल शिक्षा, इतना ही उपलब्ध करवाता है महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण ये नहीं देता है, ठीक ना। स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता इस योजना का हिस्सा नहीं है। किशोरों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और योजना इसका हिस्सा नहीं है। तो सिर्फ पहला है। जैसे सामान्य तौर पे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं जो नई नई मां बनी है, ठीक ना, और बच्चे का ग्रोथ शुरुआती एज में ही डिसाइडिंग होता है कि अगर 2, 4, 5, 6 साल तक उसका ग्रोथ अच्छा रहा, शरीर का डेवलपमेंट हो गया, तो क्या है, उसका डेवलपमेंट ठीक रहेगा। तो अधिकतम 6 वर्ष की आयु है ना बच्चों की, वही तक का मां और बच्चा दोनों का ग्रोथ अच्छा हो। और 6 साल का बच्चा क्या वो कमर्शियल ट्रेनिंग लेगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण लेगा, या प्राथमिक स्कूल का ही बेचारा क ख ग सीख रहा होगा, यही सब ना। तो इतना ही दिया गया है कि पूरक पोषण है। अगर कोई गर्भवती महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, तो उसका बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए जरूरी है कि वह स्वस्थ रहे। इसके लिए उसको पूरक पोषण दिया जाता है। या तो गर्म खाना दिया जाएगा या फिर खाद्य पदार्थ ऐसा दिया जाएगा जिसको वो अपने घर ले जाकर के खा सके। स्वास्थ्य की जांच रेगुलर की जाएगी, ठीक ना। और 6 साल तक का बच्चा है तो उसको प्राथमिक शिक्षा, प्री स्कूल शिक्षा जो है, प्राथमिक में नहीं प्री स्कूल शिक्षा है। 6 साल का बच्चा कहां जाएगा, तो वो उसको दिया जाता है। तो ये है। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, तो आज के लिए चलिए। और एक बार इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग फिर से लिखिए। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं अपनी कॉपी भेज दें, और जिनको लग रहा है कि गलत लिख दिया है सब कुछ, तो पुरानी कॉपी ना भेजें, इस डिस्कशन के आधार पे फिर से अपना आंसर लिख करके भेजें, ठीक है।